हेलो साथियों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 8 जिसका नाम है संसाधन एवं विकास, इसको का पार्ट 1 बनाएंगे। पार्ट 1 में पहला टॉपिक है संसाधन। संसाधन में पहले इसमें दे रखी है डेफिनेशन। डेफिनेशन संसाधन क्या है? प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन कहलाता है। यहाँ पे एक टर्मोलॉजी दे रखी है पेटेंट। पेटेंट का तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर किसी व्यक्ति या किसी कंपनी के अधिकार से होता है। अब बात करते हैं संसाधनों के प्रकार की। संसाधन के प्रकार दो तरीके के होते हैं, या तो प्राकृतिक संसाधन होंगे या मानव निर्मित। मानव निर्मित संसाधन को हम आगे कवर करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं प्राकृतिक संसाधन क्या है। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। यानी इनमें संशोधन कम से कम होगा। जैसे उदाहरण जल, मृदा, खनिज। आगे देखते हैं विभिन्न समूहों के में प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण उनके विकास, प्रयोग के स्तर, उद्गम, भंडार और वितरण के अनुसार भी किया जाता है। जैसे वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात होती है एवं इस समय उसका उपयोग किया जा रहा है। जैसे जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयला हो गया, पश्चिमी एशिया में खनिज तेल हो गया, ईरान, इराक, कुवैत, यूएई। दूसरा संभाव्य संसाधन, वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात नहीं होती और अभी तक प्रयोग में नहीं किए जा रहे हैं। जैसे लद्दाख में यूरेनियम पाया मिलता है लेकिन अभी उसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। यूरेनियम का आज भी भारत परमाणु ऊर्जा के लिए विदेशों से आयात करता है। अब देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को किस आधार पर बांटते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को अजैव और जैव संसाधनों में बांटा जा सकता है। अजैव संसाधन लगभग निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जैसे मृदा, चट्टानें, खनिज। जैव संसाधन इसमें सभी जीव आते हैं, सजीव आते हैं, जैसे पौधे और जंतु। यदि इनका विस्तृत संसाधनों का विस्तृत रूप से वर्गीकरण किया जाए तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक होता है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, बायोमास, पवन ऊर्जा, जैव ईंधन, भूतापीय ऊर्जा। इनका कितना ही भी प्रयोग कर लो ये फिर से रिन्यूएबल हो जाते हैं और ये कभी नहीं घटेंगे। दूसरा है नवीकरणीय संसाधन। वे संसाधन जिनका भंडार सीमित होता है, एक बार समाप्त होने पर उन्हें नवीकृत करने में हजारों वर्षों का समय लग जाता है। जैसे कोयला अभी है, बाद में होगा नहीं होगा नहीं पता। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये अनवीकरणीय संसाधन है। यहाँ से पीसीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है और यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना है कि बताइए कि कौन सा इनमें से नवीकरणीय संसाधन नहीं है या कौन सा नवीकरणीय संसाधन है। अब देखते हैं मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन तब मानव निर्मित संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल जाता है। जैसे लोहा अयस्क से हम लोहा का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं संसाधन संरक्षण की। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है और ये भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी अनिवार्य है। देखते हैं सतत विकास। ये है संसाधनों का उपयोग करने की वर्तमान आवश्यकता। किसका चीज़ का ध्यान रखना है? हमें अपनी जरूरतों का भी ध्यान रखना है और भविष्य के लिए उनके संरक्षण जो आने वाली पीढ़ियों के लिए हो में संतुलन बनाए रखना ही सतत विकास कहलाता है। बस इस टॉपिक में इतना ही है। आगे देखते हैं। ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है सतत पोषणीय, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं इसको। सतत पोषणीय विकास अर्थात संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहे। इसके कुछ सिद्धांत भी दिए गए हैं यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। जैसे जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार,
और अभ्यास में परिवर्तन, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि आपको आंसर राइटिंग स्टार्ट करना है तो आप यहीं से आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हो। जैसे पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है, संसाधन संरक्षण क्या होता है, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। इसके बहुविकल्प क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता, कौन नहीं करता। उपयोगिता निर्धारित करती है, मूल्य निर्धारित करता है लेकिन मात्रा निर्धारित नहीं करती। अब बोला मानव निर्मित संसाधन है, देखो प्राकृतिक, झरने का जल प्राकृतिक है, उष्णकटिबंधीय वन प्राकृतिक है, लेकिन कैंसर उपचार की जो विधियां वो तो मानव द्वारा ही निर्मित होती है ना। तो इसका आंसर कैंसर उपचार की विधियां होगा। जैव संसाधन होते हैं मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं, निर्जीव वस्तुओं से उत्पन्न नहीं, यानी जीव जंतुओं से व्युत्पन्न जैव संसाधन होते हैं। यहाँ पर अंतर बोलने को बोला, अभी पीछे पढ़ाया था। संभाव्य और वास्तविक संसाधन, सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन, यानी किसी सीमित क्षेत्र में और पूरे विश्व में मिलने वाले संसाधन। दूसरा टॉपिक हम देखते हैं। दूसरा टॉपिक है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव संसाधन। भूमि की बात करें, सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ यानी पृथ्वी के भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भूमि है। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित होता है। उपयोग कहाँ होता है, कृषि, वानिकी, सड़क, उद्योग, किसके द्वारा, भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। जैसे स्थलाकृति कैसी है वहाँ की, पर्वत है, ढाल है, मैदान है। वहाँ की मृदा जलोढ़ है, काली है, लैटराइट है। जलवायु कैसी है वहाँ की, वहाँ पर खनिज मिलते हैं या नहीं, वहाँ की जल की उपलब्धता है या नहीं। उसी के आधार पर हम भूमि का उपयोग का निर्धारण करते हैं। अभी भूमि संबंधी समस्याएं, जब भूमि का उपयोग हो रहा है तो समस्याएं भी उत्पन्न होंगी। जैसे भूमि निम्नीकरण यानी उत्पादकता खत्म हो जाती है, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण, बढ़ती जनसंख्या में बढ़ती मांग के कारण भी भूमि संबंधी समस्या उत्पन्न हो रही है। भूमि संरक्षण कैसे किया जाए, वन रोपण, भूमि उद्धार, जैविक खेती को बढ़ाना, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम से कम करना, यानी विनियमित उपयोग, और पशुचारण पर जो अति जरूरत से ज़्यादा हो रहा है उस पर रोक लगाई है। यहाँ पे एक टर्मोलॉजी है, इसको बोलते हैं अपक्षय। अपक्षय क्या होता है, तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणी और मनुष्य द्वारा चट्टानी शैलों का टूटना और फूटना, क्षय होना ही अपक्षय कहलाता है। अब देखते हैं मृदा। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत क्या कहलाती है, मृदा कहलाती है। यह भूमि के से निकटता से जुड़ी हुई है। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिज और जैव पदार्थ, भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। मृदा निर्माण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो जनक चय सेल, जिनसे मृदा का स्टार्ट होता है बनना। दूसरा किसी चट्टान के रासायनिक गुणधर्म। तीसरा उसमें पाए जाने वाले खनिज और उनकी मात्रा। और चौथा पारगम्यता का निर्धारण। दूसरा है वहाँ का एल्टीट्यूड, उच्चावच, तुंगता और वहाँ का ढाल। और देखें तीसरा वनस्पति जात, प्राणी जात, सूक्ष्म जीव, ये क्या करेंगे, ह्यूमस निर्माण की दर का निर्धारण करते हैं। मृदा निर्माण में जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय, ह्यूमस का निर्धारण करते हैं। और एंड है समय। समय के साथ सोइल प्रोफाइल, मृदा परिच्छेदीकरण बनती है और इससे मोटाई का निर्धारण होता है। ये कितने समय में, लाखों वर्षों में 1 सेंटीमीटर मृदा का निर्माण होता है। अब देखते हैं मृदा निम्नीकरण में सहायक कारक कौन कौन से हैं। वनोन्मूलन करेंगे तो मृदा निम्नीकरण होगा। अतिचारण, पशु अतिचारण, कीटनाशकों का उपयोग, उर्वरकों का उपयोग, वर्षा दोहन, बाढ़, भूस्खलन। तो मृदा संरक्षण के कौन से उपाय अपनाए जाएं यदि मृदा निम्नीकरण हो रहा है तो ये है मल्च बनाना, यानी मिलीचिंग करना बोलते हैं इसको, आर्द्रता रुकी रहती है।
वेदिका फार्मिंग, यानी ये तीव्र ढाल पर बनाए जाते हैं, जिससे मृदापन में कमी आती है पहाड़ी ढालों पर। और ये समोच्च रेखे जुताई, पहाड़ी ढालों पर समानांतर जुताई होती है। ये असम में, सिक्किम में और उत्तराखंड में ऐसी समोच्च रेखे जुताई की जाती है। रक्षक मेखलाएं, शुष्क क्षेत्रों में पवन गति को रोकने के लिए वृक्षों की कतार लगा देते हैं, जिससे मृदा आवरण सेफ बना रहता है। अब अगला संसाधन देखते हैं, जल संसाधन। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है, इसलिए पृथ्वी को जल गिरह भी कहा जाता है। नवोपरोक्त हो अ जल आपूर्ति में कमी के मुख्य कारक क्या है? अ जल जो हम पीते हैं और उसमें कमी आ रही है, तो किस वजह से आ रही है? तो इसमें बढ़ती जनसंख्या, नकदी फसलों की मांग, तो पानी की ज़्यादा जरूरत होगी, बढ़ता नगरीकरण, बेहतर होता जीवन स्तर, कृषि रसायनों का विसर्जन भी जल में होगा तो वो गंदा हो जाएगा और वो पानी पीने योग्य नहीं रहेगा। यहाँ भी बोल भी रहा है यहाँ पे, देखो, एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ कर सकता है। अब बोलते हैं जल की कमी के संभावित प्रभाव क्या हो सकते हैं? भाई स्वास्थ्य संबंधी, बरसात के मौसम में, वर्षा के मौसम में बहुत सारी बीमारियां स्टार्ट शुरू हो जाती हैं। पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा, प्राकृतिक वनस्पतियां सूख जाएंगी यदि जल की कमी होगी। जिस क्षेत्र में जल की कमी होगी वहाँ पे कृषि उत्पादकता में कमी आ जाएगी, जिससे आर्थिक हानि उठानी पड़ेगी, हमारी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब जल की कमी को दूर कैसे कर सकते हैं, उसके क्या क्या उपाय हैं? यानी उपभोग को कम करना, यानी कम से कम मात्रा में पानी का उपयोग करो। जल दक्षता में सुधार लाना, जल स्रोतों का विस्तार करना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, जल संसाधनों की रक्षा करना और जल नीतियों में सुधार लाना। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरी क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैव मंडल में कहते हैं। पिछली क्लास में हमने ये पढ़ाया था, जैव मंडल, जहाँ पे तीनों आपस में मिलते हैं। ये हो गया स्थलमंडल, ये हो गया जलमंडल और ये हो गया वायुमंडल। तो हम इस क्षेत्र को जैव मंडल कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पीसीएस में पूछा हुआ। अब देखते हैं प्राकृतिक वनस्पतियों का वितरण। प्राकृतिक वनस्पतियों का वितरण किससे प्रभावित होता है? ये किसके द्वारा निर्धारण होता है? ये तापमान, आर्द्रता, ऊंचाई, इनके द्वारा प्राकृतिक वनस्पतियों का निर्धारण या वितरण होता है। प्राकृतिक वनस्पतियों का संरक्षण की हम बात करें तो प्राकृतिक वनस्पतियों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है? वन नीतियों के माध्यम से, राष्ट्रीय वन आयोग बनाकर वन्य जीवों का संरक्षण कर सकते हैं, जैसे नेशनल पार्क बनाए गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई, बायोस्फीयर रिजर्व के माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ पर टर्मोलॉजी, ये बायोस्फीयर रिजर्व है, जैव मंडल नीच, यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है, जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया जाता है। इसकी अवधारणा यूनेस्को से संबंधित है, वही घोषित करता है। दूसरा, नेशनल पार्क वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं आंसर राइटिंग के लिए। मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी दो मुख्य जलवायु कारक कौन से हैं? भूमि निम्नीकरण के दो कारण कौन से हैं? लिखिए। भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? किन्हीं 200 उपायों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया। और जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए, सब ऊपर लिखा होगा। बहुविकल्पी क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? तो समय मृदा निर्माण में सबसे इंपॉर्टेंट है। मृदा का गठन और जैव पदार्थ भी, लेकिन मृदा का गठन निर्माण में कोई कारक नहीं होता।
अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो ये वेदिका कृषि अधिक होती है। रक्षक मेखलाएं शुष्क क्षेत्रों में होती है, जैसे राजस्थान में, पवनों से मृदा को बचाना। तो निम्न में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है। बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता ना हो। नल को उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए। खरीदारी के बाद पॉली बैग को नष्ट कर देना चाहिए। ये प्रकृति के संरक्षण की बात करें तो हमें नल के उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए। यहाँ पर एक सही मिलान के लिए क्वेश्चन है। भूमि उपयोग, ह्यूमस, चट्टान बांध, कृषि योग्य भूमि दिए हुए। दूसरी तरफ मृदा अपरदन, कृषि के लिए उपयुक्त उपयुक्त भूमि, कृषि के लिए उपयुक्त भूमि यानी कृषि योग्य भूमि होगा। भूमि का उत्पादनकारी उपयोग, भूमि उपयोग, ऊपरी मृदा का निक्षेपित जैव पदार्थ, ये ह्यूमस, इसको ह्यूमस कहते हैं। और चट्टानी बांध, समोच्च रेखी, बचे दो हमारे पास में, मृदा अपरदन को रोकना चट्टान बांध से, और समोच्च रेखी जुताई। तो हम मृदा अपरदन को हम कहाँ पर बनाए जाते हैं, समोच्च रेखी जुताई में। अब अगला टॉपिक है खनिज और शक्ति संसाधन। खनिज और शक्ति संसाधन में देखें, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो, वह एक खनिज है। ये किसी विशेष क्षेत्र में या सेल समूह में संकेंद्रित होते हैं। ठीक है, तो इनके प्रकारों की बात कर लेते हैं। प्रकार में संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्य धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे धात्विक खनिज ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। जिनमें दो टाइप होते हैं धात्विक में, इस जिनमें लोहा होता है और जिनमें लोहा नहीं मिलता। अब लोहा किस किस में मिलता है, लोहा अयस्क में मिलता है, मैग्नीज में मिलता है, क्रोमाइट में मिलता है। यहाँ पे भी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो हो सकता है कि आरओ में भी पूछ ले। एलो, सोना, चांदी, तांबा, शीशा, इनमें लोहा मिलता नहीं है। चलो, धात्विक हो गई, उसमें और विद्युत के सुचालक होते हैं। तो ये अधात्विक, इनमें धातुएं नहीं होती, जैसे चूना पत्थर हो गया, अभ्रक हो गया, जिप्सम हो गया। और की बात करें तो खनिज ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज होते हैं। खनिजों का निष्कर्षण कैसे कैसे किया जाता है। खनन, पृष्ठीय सतह को हटाकर प्राप्त करते हैं। गहन वेधन, अधिक गहराई से निकालना, यानी ड्रिलिंग करके पृथ्वी में। प्रवेदन, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का प्रवेदन के माध्यम से निष्कर्षण होता है। और आखनन, सतह को खोद कर निकाले जाने वाले कोयले, जैसे रेड होल माइनिंग। कहाँ पे होती है ये, मेघालय में होती है। अब देख लेते हैं खनिजों का वितरण। उत्तरी सूडान, अफ्रीका में, लोहा अयस्क। ओंटेरियो, कनाडा में, तांबा और निकेल के निक्षेप मिलते हैं। दक्षिण अफ्रीका में हम बात करें तो लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनम मिलते हैं। मैदानों और नवीन बलित पर्वतों के अवसादी शैल समूह में अधात्विक खनिज मिलते हैं, जैसे चूना पत्थर। और अवसादी शैलों में ही जो पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल जो भी मिलते हैं वो अवसादी शैलों में मिलते हैं। तो ये चूना पत्थर की बात करें तो ये कहाँ अधिकांश मिलता है, ये कॉकेसस प्रदेश, कहाँ पे, फ्रांस में। इसका निक्षेप मिलता है, चूना पत्थर निक्षेप। जॉर्जिया और यूक्रेन की सीमा पे मैग्नीज निक्षेप मिलते हैं। अल्जीरिया, अफ्रीका में मिलता है, और ये फास्फेट के सनस्तर मिलते हैं। यहाँ से भी आर ओ में क्वेश्चन पूछने की संभावना। अवसादी चट्टानों में ये लिखा है कोयला और पेट्रोलियम भी यहीं मिलते हैं। अब बात करते हैं एशिया की। एशिया में चीन और भारत के पास विशाल लोहा अयस्क के निक्षेप है। यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टीन उत्पादन करता है। प्रमुख उत्पादक की हम बात करें एशिया में तो मलेशिया, मलेशिया की एक है किंटा घाटी बोलते हैं।
यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। किंटा घाटी टीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चीन और इंडोनेशिया प्रमुख टीन उत्पादक हैं। चीन सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबे के भी निक्षेप मिलते हैं। यूरोप में बात करें, यूरोप में तो विश्व में लोहा या अयस्क का अग्रणी उत्पादक है कौन? यूरोप के देश जैसे रूस, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस में बड़े निक्षेप मिलते हैं। पूर्वी यूरोप में बात करें, यूक्रेन जैसे देशों में, तो यहाँ पे तांबा, जस्ता, मैग्नीज के निक्षेप मिलते हैं। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में ही स्थित है यहाँ पर। ये हैं कैनेडियन शिल्ड, अपलेशियन प्रदेश और पश्चिमी कॉर्डिलेरा। हम कैनेडियन शिल्ड की बात करें तो यहाँ पर लोहा, अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबे का खनन होता है। अपलेशियन प्रदेश प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कोयला खनन होता है। और पश्चिमी कॉर्डिलेरा की हम बात करें तो यहाँ पे सोना, चांदी, तांबा और शीशे के निक्षेप हैं और यहीं से इनका उत्पादन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। कैनेडियन शिल्ड किसके लिए प्रसिद्ध है, अपलेशियन प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है, और पश्चिमी कॉर्डिलेरा किस किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। अब देखते हैं दक्षिणी अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में बात करें तो दक्षिण अमेरिका के ब्राजील में लोहा या अयस्क उच्च कोटि का मिलता है और यहाँ सबसे बड़ा उत्पादक है। चिली और पेरू की बात करें, तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। यहाँ पर खनिज तेल की बात किया जाए तो वेनेजुएला, तो अर्जेंटीना, चिली, कोलंबिया में पाया जाता है। दक्षिणी अफ्रीका में दूसरे निक्षेपों की बात करें खनिजों के, तो वह हैं सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, बॉक्साइट और हीरा के भी यहाँ पे विशाल निक्षेप मिलते हैं। अब हम बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की। अफ्रीका, यह है हीरा, सोना, प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप की में हम बात करते हैं दक्षिणी अफ्रीका और जिम्बाब्वे और जायरे की, तो विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं ये अब दक्षिणी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे। तेल कहाँ से उत्पादित होता है, तो तेल उत्पादित होता है आपका नाइजीरिया से, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। कुछ अन्य खनिजों की बात करें जो दक्षिण अमेरिका में ये सॉरी अफ्रीका महाद्वीप में मिलते हैं, तो तांबा हो गया, लोहा अयस्क हो गया, क्रोमियम हो गया, यूरेनियम हो गया, कोबाल्ट हो गया। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। विश्व में ऑस्ट्रेलिया इसका सबसे बड़ा उत्पादक है बॉक्साइट का। यहाँ के कुछ खाने हैं जैसे कालगुल्ली, यहाँ से भी क्वेश्चन पीसीएस में पूछा हुआ है, तो हो सकता है आरओ में पूछ ले। कालगुल्ली और कुलगाड़ी क्षेत्र सोने के सबसे बड़े निक्षेप मिलते हैं। यहीं पर सोना, हीरा, लोहा, इसके टीन और निकल के अग्रणी उत्पादक है ये ऑस्ट्रेलिया। बात करें अंटार्कटिका ऊपर, तो ये ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत में ये एक पर्वत है अंटार्कटिका में, ये कोयले का निक्षेप मिलते हैं। ये यहाँ पर प्रिंस चार्ल्स पर्वत है, यहाँ पर लोहे के निक्षेप मिलते हैं। दूसरे अयस्कों की बात करें तो लोहा अयस्क, सोना, चांदी, तेल खनिजों की संभावना भी पूर्वानुमानित है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं खनिजों के संसाधन की भारत में वितरण। लोहा कहाँ मिलता है, एक ये नागपुर, छोटा नागपुर का पठार सबसे बड़ी बेल्ट है। यहाँ पर ये प्रमुख राज्य हैं झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी, कर्नाटक। यहाँ पर लोहा के अच्छे निक्षेप मिलते हैं। बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट भी झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु में बॉक्साइट के निक्षेप मिलते हैं। अभ्रक की बात करें, विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक कौन है, भारत है। अभ्रक के मुख्य निक्षेप भी कहाँ मिलते हैं, झारखंड में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में और राजस्थान में मिलते हैं। तांबा की बात करें तो राजस्थान का खेतड़ी जानते हो प्रसिद्ध है तांबे के लिए। एमपी का मलाजखंड, झारखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में उत्पादित होता है। सोना यदि अधिकांश मिलता है तो सोना कोलार कर्नाटक में मिलता है सबसे ज़्यादा, यहीं पर सोने के निक्षेप हैं। बात करें चूना पत्थर की, तो चूना पत्थर हमारे बिहार में, झारखंड में, एमपी और छत्तीसगढ़ में मिलता है। नमक, भारत नमक का अग्रणी उत्पादक और निर्यातक भी है। भारत में नमक समुद्र से भी, झील और सैलों से, तीनों तरीके से बनाया जाता है और प्राप्त किया जाता है। अब देखते हैं हम शक्ति संसाधन। शक्ति संसाधन में
तो ऊर्जा संसाधन भी कह सकते हैं, और ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है परंपरागत संसाधन और दूसरा गैर परंपरागत संसाधन। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे होते हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं और ये एक समय बाद समाप्त हो जाएंगे, जैसे खनिज तेल, जल विद्युत, और ये नहीं होगा समाप्त, प्राकृतिक गैस, ईंधन। दूसरा, ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो समाप्य नहीं है, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा। यहाँ से भी RO ARO में क्वेश्चन आने की संभावना है। यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है, जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश, एक फैक्ट लिखा हुआ है, जल विद्युत उत्पादन करने वाला पहला देश कौन था? नॉर्वे था। पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर बनाया गया था? फ्रांस में बनाया गया था। यहाँ पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतिदिन आपके उपयोग में आने वाले 3 सामान्य खनिजों के नाम बताओ, बता सकते हैं। अयस्क क्या होता है? प्राकृतिक गैस संसाधन संपन्न 2 प्रदेशों के नाम बताइए। हम बात करें तो हम इंडिया में मुंबई हाई या असम। निम्न में से आप ऊर्जा के किन स्रोतों का सुझाव देंगे ग्रामीण क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्र और शुष्क प्रदेश? 5 तरीके दीजिए जिनसे कि आप घर का पर ऊर्जा बचा सकते हैं। बहुविकल्पीय क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक खनिजों की विशेषता नहीं है? वे प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा निर्मित होते हैं, सही। उनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, सही है। वे असमाप्य हैं, उनका वितरण असमान है। वे असमाप्य हैं, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्रक का उत्पादक नहीं है? तो यहाँ पे बात करें हम तो राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान अभ्रक का उत्पादक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है? तो अभी पीछे देख रहे थे हम, चीली उत्पादक है। निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी आपके रसोई घर में LPG को संरक्षित नहीं करेगी? पहला है, पकाने से पहले दाल को कुछ समय के लिए भिगो, प्रेशर कुकर में खाना पकाना, पकाने के लिए गैस जलाने से पूर्व सब्जी को काट लेना, और खुली कढ़ाई में कम ज्वाला पर भोजन पकाना। तो ये बोल रहा है निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी आपके रसोई घर में LPG को संरक्षित नहीं करेगी? प्रेशर कुकर में खाना बनाएंगे, खाना जल्दी बनेगा। पकाने से पहले दाल को कुछ समय भिगो लेंगे, ये भी संरक्षित करेगा। पकाने के लिए गैस जलाने से पूर्व सब्जी को काट लेना, ये भी। लेकिन खुली कढ़ाई में कम ज्वाला पर भोजन पकाना, ये नहीं करेगा। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।